हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। निम्न में से कौन सा एट्रोपिक वेजाइनाइटिस का कारण है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। अगर किसी रीजन से एस्ट्रोजन की कमी होती है तो एट्रोपिक वेजाइनाइटिस का कंडीशन डेवलप हो सकता है। एट्रोपिक वेजाइनाइटिस का कंडीशन हमें ज्यादातर आफ्टर मेनोपॉज देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वेजाइनल ड्राइनेस होती है, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होता है। अगर एस्ट्रोजन जो है वो एब्सेंस है या लैक ऑफ एस्ट्रोजन का कंडीशन है तो इसकी वजह से क्या होगा, वेजाइनल टिश्यूज जो है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से एट्रोपिक वेजाइनाइटिस के सिम्टम्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 20-year-old फीमेल पेशेंट इज इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर एनोरेक्सिया एंड फटीग। शी टेक्स फेनिटोइन फॉर ए सीजर डिसऑर्डर। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज दिस पेशेंट मोस्ट एट रिस्क फॉर? एक 20-year-old फीमेल पेशेंट है हमारे पास जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है एनोरेक्सिया और फटीग के लिए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह जो फीमेल थी वो फेनिटोइन ले रही है सीजर डिसऑर्डर के लिए। यहाँ पर हमें यह पूछा गया कि फेनिटोइन के साथ कौन सा ऐसा एनीमिया रिस्क में रह सकता है? ऑप्शन ए एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन डी हिमोलाइटिक एनीमिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पर हमारे जो पेशेंट है वो फेनिटोइन ड्रग ले रही है। फेनिटोइन जिसका ब्रांड नेम डिलैंटिन होता है, इस ड्रग का यूज सीजर डिसऑर्डर के अंदर किया जाता है। जब भी पेशेंट फेनिटोइन ले रहा है तो यहाँ पर फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी होता है, जिसकी वजह से अगर क्रॉनिक टाइम तक अगर वो फेनिटोइन को लेगा तो हमें आगे चलकर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीटी ड्रग इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन सी ऐसी एटीटी ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आती है? ऑप्शन ए पायराजिनामाइड, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी इथाम्ब्यूटल, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। यह एक बैक्टीरियसिडाल एंटीबायोटिक है। इसके अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो यह ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और फिटल के अंदर ऑडिटरी टॉक्सिसिटी करता है। इसी के साथ ही न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when teaching the patient about a new prescription of oral iron supplements, what does the nurse instruct the patient to do? एक पेशेंट है जिसे कि न्यू प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑरल आयरन सप्लीमेंट का। इसको जब नर्स टीचिंग दे रही है तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो वो देगी? ऑप्शन ए इंक्रीज फ्लूइड एंड डाइटरी फाइबर इनटेक, ऑप्शन बी टेक द आयरन प्रिपरेशन विथ मिल्स, ऑप्शन सी रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक स्टूल टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज फ्लूइड एंड डाइटरी फाइबर इनटेक, क्योंकि हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो है आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट्स जब भी देते हैं तो आयरन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करने को और डाइटरी फाइबर भी इंक्रीज करना है। अगर बात की जाए आयरन को लेने की तो ऑरली जब भी आयरन लेते हैं तो उसे एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, ना कि विथ मिल्स लिया जाता है। एम्प्टी स्टमक लेने से इसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसी के बाद अगर आयरन सप्लीमेंट ले रहा है तो ब्लैक स्टूल एक नॉर्मल फाइंडिंग है, इसको एचसीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एम्प्टी स्टमक तो बेस्ट होता ही है। इसी के साथ ही साइट्रस फ्रूट जूस जो होते हैं वो भी इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। साइट्रस फ्रूट जूस के अंदर आता है लेमन जूस, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा। इसी के साथ ही आप देखिए जो क्या पहले भी फूड, टी और मिल्क जो होते हैं वो इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमरजेंसी रूम नर्स हैज एडमिटेड एन इन्फेंट विद बल्जिंग fontanelle, setting sun eyes and lethargy. Which of the following diagnostic procedure would be contraindicated in this infant? एक इमरजेंसी रूम में नर्स है, यहाँ पर एडमिट किया गया एक इन्फेंट को। उस इन्फेंट का बल्जिंग fontanelle है, सेटिंग सन आइज है और लिथार्जी, यह कंडीशन दिया गया है। निम्न में से कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा जो कि यहाँ इस इन्फेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा? ऑप्शन ए लंबर पंक्चर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, ऑप्शन सी आर्टीरियल ब्लड ड्रॉ, ऑप्शन डी सिटी स्कैन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लंबर पंक्चर। हमें यहाँ पर जो सिम्टम्स दिए गए हैं बल्जिंग fontanelle, सेटिंग सन आइज और लिथार्जी, यह डायग्नोसिस है हमारा हाइड्रोसिपेलस का।
हाइड्रोसिफेलस जब भी होता है तब हमने देखा ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। इसीलिए जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर लंबर पंक्चर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन हर्निएशन का रिस्क हो जाता है। ब्रेन हर्निएशन स्पाइनल कॉलम के अंदर होता है, इसीलिए हमें याद रखना है कि आईसीपी इंक्रीज है तो लंबर पंक्चर वहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन इज इट हाईएस्ट रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ एनीमिया। अगर कोई पर्सन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो यहाँ पर कौन से टाइप का एनीमिया जो है वो हाईएस्ट रिस्क के अंदर रहेगा? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन डी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 जो होता है वो मीट के अंदर पाया जाता है, जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर आ जाता है। अगर कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो उसको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगा। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है कोबालमिन, और इस एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया भी कहते हैं। बात करते हैं थैलेसीमिया और हीमोफीलिया की, तो यह जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूमिंग इन प्रैक्टिस मीन्स कीपिंग द मदर एंड इन्फेंट टुगेदर। रूमिंग इन प्रैक्टिस के अंदर मदर और बेबी को कितने टाइम तक साथ में रखते हैं? ऑप्शन ए फॉर 24 आवर्स ए डे, ऑप्शन बी फॉर 8 आवर्स, ऑप्शन सी वेन एवर बेबी डिमांड्स फॉर फीडिंग, ऑप्शन डी वेन एवर इन्फेंट्स बिकम हाइपोथर्मिक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर 24 आवर्स ए डे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया रूमिंग इन प्रैक्टिस, यह जो एक्शन लिया गया था वो लिया था BFHI ने। BFHI का फुल फॉर्म होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत क्या होता है, मदर और इन्फेंट दोनों को 24 आवर्स ए डे साथ में रखना होता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि बेबी का न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी के साथ ही इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। रूम्ड इन प्रैक्टिस से क्या होता है, मदर अपने बेबी को जान पाती है और इसी के साथ ही मदर और बेबी के बीच में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ विटामिन B12 डेफिशिएंसी व्हाट मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड द पेशेंट। विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाले पेशेंट का असेसमेंट करते वक्त कौन सा ऐसा मैनिफेस्टेशन होगा जो कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि हमें इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए इक्टेरिक स्क्लेरा, ऑप्शन बी नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट, ऑप्शन सी हेपेटोमेगेनी, ऑप्शन डी इंटरमिटेंट हार्टबर्न विद एसिड रिफ्लक्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट। हमें यहाँ पर विटामिन B12 डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा गया है। विटामिन B12 जो होता है वो नर्व फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें एक्सट्रीमिटीज जो होती है हैंड्स और फिट्स के अंदर नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हैज़ बी ऑन TPN वाया सेंट्रल वेनस कैथेटर फॉर 5 वीक्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन एक्सेप्ट। एक पेशेंट है TPN पे, जिससे कि सेंट्रल वेनस कैथेटर से हम TPN एडमिनिस्टर कर रहे हैं फॉर 5 वीक्स से। TPN यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। निम्न में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें करनी चाहिए सिवाय एक के? ऑप्शन ए मॉनिटर फॉर एनी साइन ऑफ सडन ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी चेक्ड एवरी 2 to 3 days, ऑप्शन सी BUN and LFT मस्ट बी डन once weekly, ऑप्शन डी चेंज सेंट्रल वेनस कैथेटर ट्यूब एवरी 2 weeks। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी चेंज सेंट्रल वेनस कैथेटर ट्यूब एवरी 2 weeks। सेंट्रल वेनस कैथेटर का जो ट्यूब होता है वो हमें एवरी 24 आवर्स के अंदर चेंज करना होता है, ना कि 2 weeks तक वेट करना है। इसके बाद हम अगर ओनली सेंट्रल वेनस कैथेटर की बात करते हैं तो इसे हम चेंज करेंगे जब इन्फेक्शन हो तब, और इससे अगर TPN की बात करते हैं तो यह हम 4 weeks तक TPN दे सकते हैं। तो याद रखना है हमको, सेंट्रल वेनस कैथेटर और ट्यूब दोनों के लिए टाइम पीरियड अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड विथ एन एक्यूट एक्सेरेब्रेशन ऑफ पॉलीसाइथेमिया वीरा, द नर्स गिव प्रायोरिटी टू विच एक्टिविटी। एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उससे केयर दे रहे हैं और इस पेशेंट का हमारा कंडीशन है कि यहाँ पर एक्यूट एक्सेरेब्रेशन हुआ है पॉलीसाइथेमिया वीरा का। पॉलीसाइथेमिया वीरा के अंदर क्या होता है, RBC काउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे कि हम प्रायोरिटी देंगे? ऑप्शन ए मेंटेनिंग प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम इंजरी और फॉल्स, ऑप्शन सी प्रमोटिंग लेग एक्सरसाइजेस एंड एम्बुलेशन, ऑप्शन डी प्रमोटिंग हाइड्रेशन विथ ए लार्ज ऑरल फ्लूइड इंटेक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रमोटिंग हाइड्रेशन विथ ए लार्ज ऑरल फ्लूइड इंटेक।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ब्लड के अंदर आरबीसी काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई है। इसीलिए हम डाइल्यूशन के लिए हाइड्रेशन को प्रमोट करेंगे विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑरल फ्लूइड इनटेक। बात की जाए अगर पॉलीसाइथेमिया वीरा के मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर 3 चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं। एक होता है थेराप्यूटिक प्रीऑपरेटिव फ्लेबोटोमी कर सकते हैं, दूसरा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक और तीसरा होता है एंटीप्लेटलेट थेरेपी।